एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ ध्वनि का पार्ट 2। इस वीडियो में पढ़ेंगे ध्वनि के लक्षण। आइए शुरू। ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, यानी कि प्रबलता, गुणता, तारत्व। लाउडनेस या प्रबलता ध्वनि का वो गुण होता है जिससे हमें ध्वनि धीमे या तेज सुनाई देती है। इसका जो मात्रक होता है वो फोन होता है, इसे हम फोन में मापते हैं। अगला है हमारा तारत्व, पिच। दोस्तों, पिच वो ध्वनि की वो गुण होता है जिसके कारण हम किसी व्यक्ति की मोटी या पतली आवाज में हम अंतर पता करते हैं। तारत्व से हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति का तारत्व अधिक है तो उसकी आवाज पतली होगी, अगर उसका तारत्व कम है तो उसकी आवाज मोटी होगी। गुणता, क्वालिटी, ध्वनि का वह गुण जिससे प्रबलता की ध्वनि तथा तारत्व की ध्वनियों के बीच में हम अंतर पता करते हैं, वो हमारा गुणता होता है। आइए समझते हैं ना दोस्तों। प्रबलता, लाउडनेस, ध्वनि की वो प्रॉपर्टी होती है, वह गुण होता है जिसके कारण हम ध्वनि की तेज या धीमी सुनाई देती है, जिसके कारण हमें ध्वनि तेज या धीमे सुनाई देती है। इसका जो मात्रक होता है वो फोन होता है। अगला हम इसका लक्षण समझते हैं, तारत्व। तारत्व, पिच, ध्वनि का वह लक्षण जिससे हमें किसी व्यक्ति की आवाज की मोटी या पतली होने का पता चलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि तारत्व ध्वनि का वह गुण होता है जिसके कारण हमें किसी व्यक्ति की आवाज का मोटी या पतली होने का पता चलता है। ध्वनि यदि हमारा तारत्व मैक्सिमम होगा, अधिक होगा, तो उसकी आवाज पतली होगी। यदि तारत्व कम होगा तो आवाज मोटी होगी। जैसे कि फीमेल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, मच्छर होते हैं, मादा मच्छर या मच्छर, इनकी आवाज बहुत पतली होती है। मच्छर की भेनभनाहट होती है, पतली होती है, तो इनकी आवाज का तारत्व बहुत अधिक होता है, इसलिए इनकी आवाज जो होती है वो पतली होती है। और जो फीमेल्स होते हैं, मेल्स का व्यक्ति जितने भी होते हैं, पुरुष होते हैं, उनकी आवाज़ मोटी इसलिए होती है क्योंकि उनकी आवाज़ का तारत्व कम होता है। दोस्तों, आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। तारत्व की डेफिनेशन है, तारत्व यदि अधिक होगा तो आवाज़ पतली होगी, तारत्व अगर मिनिमम होगा या कम होगा तो आवाज़ मोटी होगी। दोस्तों, यदि आवृत्ति बढ़ रही है तो तारत्व भी बढ़ेगा। आवृत्ति अधिक है, किसी आवाज की आवृत्ति अधिक है तो उसका तारत्व भी अधिक होगा। दोस्तों, अगर ध्वनि की आवृत्ति अधिक होगी तो उसका तारत्व भी अधिक होगा। चलते हैं अपने अगले लक्षण की ओर। क्वालिटी या गुणता, इसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तारत्व वाली ध्वनियों के बीच में अंतर पता चलता है। कोई दो व्यक्ति हैं, ए और बी, इनकी आवाज का प्रबलता, लाउडनेस समान है दोनों की, तथा इनका तारत्व भी समान है। तो हम इनकी आवाज में कैसे अंतर पता लगाएंगे? तो उसके लिए हम इन दोनों की आवाज की गुणता का पता चलते हैं कि किसकी आवाज की क्वालिटी अधिक है। उस क्वालिटी से हमें पता चलता है कि व्यक्ति की आवाज में अंतर। तो हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि क्वालिटी वह गुण है जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा ध्वनियों के बीच अंतर प्राप्त करते हैं गुणता से। दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी। ध्वनि तीव्रता एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को हम ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ध्वनि तीव्रता एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि तीव्रता कहते हैं। इसका
SI मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर या बेल होता है। एक बेल इजकल टू 1/10 डेसीबेल। इसका एक अन्य मात्रक डेसीबेल भी होता है। ये प्रबलता के लॉग आई यानी कि ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लॉग आई के प्रोपोर्शनली होती है, समानुपाती होती है। कोई सोर्स है जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है तथा श्रोता जो सुनना है, दोनों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत तथा श्रोता दोनों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। ये कोई व्यक्ति है और ये साउंड है, यहां से कोई साउंड निकल रहा है, ये व्यक्ति यहां सुनना है। जैसे जैसे इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी तो इसको जो ध्वनि की तीव्रता होगी वो कम होती जाएगी। स्रोत या श्रोताओं के बीच की दूरी कम होगी तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाएगी। ध्वनि स्रोत की शक्ति पर भी निर्भर करती है। ध्वनि कोई सोर्स है जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उसकी शक्ति पर यह डिपेंड करती है। किसी तल से होने वाले परावर्तन पर निर्भर करती है। जैसे कि अभी यहाँ रूम के अंदर कोई हमने बॉक्स रख दिया तो वहाँ से छत से, उसकी दीवारों से, फर्श से होने वाले परावर्तन पर भी निर्भर करेगी ध्वनि। WHO के अनुसार 45 डेसिबल की ध्वनि हमारे कानों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। मनुष्य 95 डेसिबल तक ही ध्वनि को सुन सकता है। प्रतिध्वनि, जब कोई ध्वनि तरंगें किसी तल से टकराकर परावर्तित होकर हमें सुनाई देती हैं तो उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो यहाँ खड़ा है, यहाँ पे कोई पहाड़ वगैरह है, उसने कोई आवाज़ लगाई और वो यहाँ से टकराकर इसे परावर्तित होकर द्वारा सुनाई दी तो वो प्रतिध्वनि होगी। प्रतिध्वनि अगर श्रोता, सुनने वाला व्यक्ति अगर इसके समीप होगा तो हमें सुनाई नहीं देगी। इसके लिए स्रोत एवं श्रोता के बीच में मिनिमम डिस्टेंस जो 16.6 मीटर यानी कि 17 मीटर होनी चाहिए। ध्वनि जो होती है वो हमारे कान पे 1/10 सेकंड तक उसका प्रभाव रहता है। जो साउंड होता है उसका प्रभाव हमारे कान पे 1/10 सेकंड तक रहता है, यानी कि 1.1 सेकंड तक। यहाँ पे कोई परावर्तक तल, ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इसने आवाज लगाई और ये गई यहाँ से टकराकर वापस के कानों पे आ रही है परावर्तित होकर, तो ये प्रतिध्वनि कहलाती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो व्यक्ति है या श्रोता है और उसके श्रोता और परावर्तक तल, जो भी परावर्तक तल है उसके बीच मिनिमम डिस्टेंस 16.6 मीटर या 17 मीटर होनी चाहिए। अगर वो समीप होंगे तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। हमारे कान पर ध्वनि का जो प्रभाव है 1/10 सेकंड तक रहता है, यानी कि 0.1 सेकंड तक। ध्वनि का वितीकरण, जब कोई दो
समान आवृत्ति तथा आयाम की कोई दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो वहाँ उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का वितरण हो जाता है। इस घटना को हम ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण जब समान आवृत्ति या आयाम की ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इसे व्यतिकरण कहते हैं। जब दोनों तरंगें बिंदु पर एक ही कला में पहुंचती हैं तो ध्वनि की तीव्रता मैक्सिमम होती है, अधिक होती है। और जब दोनों तरंगें बिंदु पर विपरीत कला में पहुंचेंगी तो ध्वनि की तीव्रता मिनिमम होगी। ध्वनि का विवर्तन, सिंपल भाषा में कहें तो ध्वनि का विवर्तन, ध्वनि के मार्ग में यदि कोई अवरोध आ जाता है तो उस अवरोध के किनारों से मुड़कर ध्वनि का आगे बढ़ जाना ध्वनि का विवर्तन कहलाता है। जैसे कि हम किसी कमरे में बैठे हैं और बाहर कोई शोरगुल हो रहा है तो उसे हम आसानी से सुन लेते हैं, क्योंकि जो ध्वनि की तरंगें होती हैं वो मार्ग में आने वाले अवरोधों से के किनारों से मुड़कर हमारे कानों तक आती हैं तो हम उसे आसानी से सुन सकते हैं। यही ध्वनि का विवर्तन कहलाता है। बोले तो ध्वनि का विवर्तन, जैसे ये कोई अवरोध है, यहाँ से कोई सोर्स है, ये दीवार है, ठीक है, और यहाँ से कोई व्यक्ति बोल रहा है, इधर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो ध्वनि यहाँ से गई और इसके मार्ग में अवरोध पड़ा तो वो यहाँ से ऐसे किनारों से मुड़ने के बाद ये इस श्रोता तक सुनाई देगी। तो यही ध्वनि का विवर्तन कहलाता है। डॉपलर प्रभाव, जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति हो रही हो तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है। कहने का मतलब है कि जबकि मान लो कि कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, और ये व्यक्ति चल रहा है इधर, ये रेलगाड़ी इधर चल रही है। जब इन दोनों के बीच में गति हो रही है तो इसकी जो साउंड की आवृत्ति होगी, जो रियल आवृत्ति होगी, वो इसे ना सुनाई देकर भिन्न आवृत्ति सुनाई देगी। यानी और जो सुनना है श्रोता, इन दोनों के बीच जब दूरी ये बढ़ेगी तो आवृत्ति घटेगी, दूरी अगर बढ़ेगी तो आवृत्ति घट जाएगी। इन दोनों के बीच ये यहाँ पे आगे चल के यहाँ आ गया, जब दूरी घट जाएगी तो आवृत्ति या तारतम्य बढ़ जाएगा। दोस्तों, डॉपलर प्रभाव में जब स्रोत और श्रोताओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तो उनकी आवृत्ति कम हो जाएगी, तारतम्य कम हो जाएगा। दूरी बढ़ेगी तो दूरी कम हो जाएगी श्रोता और स्रोत के बीच की, तो उनकी आवृत्ति बढ़ जाएगी, तारतम्य बढ़ जाएगा। इस आवृत्ति में उतार चढ़ाव को ही आवासीय आवृत्ति कहते हैं। तो आवासीय आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है, श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग बटे स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग। डॉपलर प्रभाव का यूज हम समुद्र में पनडुब्बी का पता लगाने में करते हैं। एयरप्लेन का पता लगाने में करते हैं। दोस्तों, मैक संख्या किसी माध्यम में पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में
ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक नंबर कहते हैं, मैक संख्या कहते हैं। जब शर्त यह है कि उस माध्यम के ताप या दाब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो। तो हम इसे देखते हैं डेफिनेशन से, किसी माध्यम में पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में दाब ताप की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। तो मैक नंबर इक्वल टू पिंड की चाल बटा ध्वनि की चाल। दोस्तों मैक नंबर पिंड की चाल तथा ध्वनि की चाल, माध्यम सेम रहेगा। किसी माध्यम में पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। यदि मैक नंबर 1 से अधिक है यदि मैक नंबर 1 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनिक, यस कह सकते हैं सुपर सोनिक होगी। मैक नंबर 5 से अधिक है तो पिंड की चाल हाइपरसोनिक होगी, अति पराध्वनिक। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो सही लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगा ध्वनि के न्यूमेरिकल और कुछ प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस।